यस, थोड़ा मैं गिटार अपनी ऊपर, विवेक ऊपर थोड़ा गिटार करें। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, व्हाट अ मैं नाइस। एक आपको अपनी कॉम्पोजिशन सुनाता हूँ, एक जो मैं बना रहा हूँ। ओके। वाह वाह विवेक, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। सो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम एक नए आर्ट ऑफ लिविंग के वॉरियर और आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर के साथ हैं, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि इंटरव्यू किसी बहुत फेमस पर्सनालिटी या वीआईपी का होना चाहिए, लेकिन जी गुरुदेव कहते हैं कि उनके वॉलंटियर्स उनकी क्या इन हाथ पैर बोलते हैं इसको। तो आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर से ही चल रहा है, वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और विवेक जैसे वॉलंटियर्स इस क्षेत्र आर्ट ऑफ लिविंग के लिए इतनी सेवा करते हैं। और मैं अभी कुछ समय पहले टीचर बना हूं, तो इंस्पायर करते हैं ऐसे विवेक जैसे वॉलंटियर्स कि वो जितना अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं, वो हमें भी इंस्पायर करते हैं एफर्ट डालेंगे। सो थैंक यू विवेक ज्वाइन करने के लिए, और हम स्टार्ट करते हैं अपना, भैया। है ना। जी, आपने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर दी, मैं इतना भी कुछ नहीं करता, बस जितनी मेरी मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्प कर पाऊँ लोगों की, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है। थोड़ा आलसी हूँ, तो जितना चाहता हूँ उतना कर नहीं पाता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ कि जो हो पाए उतना कर सकूँ। तो विवेक, अपने इंटरव्यू का पहला एक फॉर्मेट है कि हम आपसे ही अपने अपने बारे में थोड़ा बताएं, आपका नाम, परिवार के बारे में, कहाँ से हैं आप। जी, तो नमस्कार सब लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं सतना से बिलोंग करता हूँ। सतना इज़ माय होम टाउन। और मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है, उनका मेडिकल होलसेल का बिजनेस है। मेरे बड़े भैया हैं, ही इज़ एन आर्टिस्ट, वो पेंटर भी हैं, और वो एक खुद का स्टार्टअप भी रन करते हैं, जो हम दोनों ने मिलकर चालू किया था कुछ सालों पहले। और ही इज़ क्वाइट अ क्रिएटिव पर्सन, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ। मेरी मम्मी एक कह सकते हैं आपकी एक कुशल गृहिणी है, जिनकी वजह से हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं आज, तो
तो अपने मम्मी के दिए हुए सीख और अच्छी चीजें जो उन्होंने सिखाई है बचपन में उनकी वजह से हैं। अभी हमारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ी हैं 1-1.5 साल पहले, वो मेरी भाभी हैं। भैया की शादी हुई मेरे रिसेंटली, और दादा दादी हैं जो गांव में रहते हैं मेरे सतना के पास। तो ये सभी लोग मेरे कोर फैमिली का आप एक हिस्सा मान सकते हैं। बाकी एक्सटेंडेड फैमिली हमारी बहुत है, क्लोज निट फैमिली है, काफी आदर भाव और मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं हम लोग के यहाँ पर सभी और हमारा पूरा परिवार। उसके अलावा मैं पर्सनली मैं आप कह सकते हैं कि आई एम जैक ऑफ ऑल एंड वो जो कहावत है कि सब चीजें थोड़ी थोड़ी आती हैं लेकिन किसी एक चीज में मास्टर नहीं है, तो मैं उस किस्म का इंसान हूँ मोस्टली कि जो आया उसे सीखने की दौड़ में लग जाता हूँ। ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन अभी तक कोई एक चीज में मजा, मुझे बहुत सारी चीजें करने में आती है लेकिन मैं एक चीज कोई पकड़ नहीं पाया हूँ अभी तक, जो मैं कह सकता हूँ मतलब पकड़ सकता हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं अगर ये करूंगा तो ये भी छूट जाएगा। तो मैंने मार्केटिंग भी की है अपने करियर में। मैंने कंटेंट राइटिंग करता हूँ, मैं अभी भी एज अ फ्रीलांसर भी करता हूँ, प्रोफेशनली भी कंटेंट राइटिंग कर चुका हूँ काफी। बचपन से ऑलमोस्ट मैं पोएम्स और आर्टिकल्स लिख रहा था, तो आर्टिकल्स लिखता हूँ। यस यस। मुझे स्पेस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना बहुत पसंद है। स्पेस इज वन ऑफ माय फेवरेट इंटरेस्ट यू कैन से, कि जहाँ पर मैं मुझे तारे देखना, स्टार गेजिंग करना मुझे बहुत पसंद है। उनके पीछे के बारे में हिस्ट्री, मुझे जो मार्स ऑर्बिटर मिशन की इमेजेस आती मैं वो सब देखते रहता हूँ। भले ही मेरा कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है मैं सीख, लेकिन मैं कोशिश रहती है कि मैं जितना सीख पाऊँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं जितना स्पेस के बारे में सीखता हूँ उतना मुझे अपने नेचर के बारे में नजदीक में और पसंद आता है। तो यही मेरी आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मेरा डिस्क्रिप्शन यही है। मैं यही एक इंसान बहुत सारी चीजों में हाथ डाल चुका है लेकिन कभी किसी में मास्टरी नहीं है। ये भी एक अच्छा है, अच्छा क्वालिटी है विवेक। नई नई सीखने की आपकी आदत, ये अच्छी बात है। विवेक आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितना एज है अभी विवेक आपकी? मेरी अभी है 27 एज हुई है मेरी भैया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1993, 15/11/93। वैसे मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ 14 मार्च को, 14 मार्च, क्योंकि अब वो पहले के जमाने में जैसा एक नियम होता था कि स्कूल में अलग डेट ऑफ बर्थ होती थी मार्कशीट पर, और हम जो एक तिथि के हिसाब से जो मार्क्स पुराने माने जाते थे दादा दादी लोग, तिथि के हिसाब से, तिथि के हिसाब से मेरा जन्म दिवस आता है 14 मार्च के अराउंड पे पड़ता है और उसी के अराउंड मैं मनाता हूँ। तो मैंने एक डेट खुद से ही फिक्स कर दी थी, मुझे लगता है बचपन में, कि 14 तारीख, मुझे इवन नंबर्स बड़े पसंद थे बचपन में, तो मैंने 14 नंबर अच्छा लगा तो मैंने कहा 14 मार्च से, और मैं 14 मार्च को। स्कूलिंग कहाँ से, पढ़ाई कैसे रही अभी तक की, थोड़ा बताएंगे विवेक? स्कूलिंग मेरी भैया शुरू में, मतलब मैं कुछ साल यहाँ ग्वालियर में रहा हूँ शुरू में। पहले शुरू में पहली कक्षा तक, पहली क्लास तक मैं सतना में ही था। फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, उन्हें जॉब मिली थी पहली उनकी ग्वालियर में, तो ग्वालियर शिफ्ट हो गए हम लोग। तो फिर 1st से 5th तक मैं अबनेज़र हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ ग्वालियर में। फिर 6th to 10th में पढ़ा हूँ सतना में वापस क्राइस्ट ज्योति स्कूल से। एंड देन 11th-12th में विद्या भारती स्कूल से पढ़ा हूँ कोटा से। मैं कोचिंग करने के लिए गया था IIT-JEE की, जो मैं क्रैक तो नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज अल्टीमेटली फिर एक मिला तो उसी से संतुष्ट हो गया था मैं। तो यही है। फिर UIT RGPV GC भोपाल मेरा कॉलेज था जहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त किया अल्टीमेटली। तो क्या, कैसे याद आते हैं स्कूल के दिन? स्कूल के दिन बढ़िया थे भैया। अभी मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे ऐसे ज्यादा कुछ खास कनेक्शन नहीं है स्कूल के दोस्तों से। मेरा एक ही दोस्त है जो स्कूल का, मतलब स्कूल की डेज मुझे एक तरीके से आप कहेंगे तो मैं ज्यादा याद नहीं कर पाता हूँ। अब एक इसको आप अच्छे सेंस में भी ले सकते हैं और बुरे सेंस में भी, कि मेरे कनेक्शन नहीं है पुराने। स्कूल के टाइम पे ना, ये बचपन में होता है ना कि मतलब पेंसिल के लिए या पेन के लिए या रबड़ के लिए मारपीट हो जाती है, ऐसा कभी हुआ था विवेक? नहीं नहीं, मारपीट ऐसे कभी नहीं हुई मेरी किसी के साथ ज्यादा। बस एक आध बार कभी ऐसे, मैं वैसे भी जब पहले छोटे कद का हुआ करता था मैं स्कूल में, मेरी हाइट एकदम से लास्ट में 10th-11th के पास बढ़ी, तो मैं छोटा था अपनी क्लास में काफी हाइट में। तो मुझे कई बार मुझे याद है कि मेरी एक टीचर है इंग्लिश की, और वन ऑफ फेवरेट टीचर हुआ करती थी ऋचा मैम। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि
तुमको हम इसलिए अपनी टीम में ले लेते हैं क्योंकि तुम सिंसियर दिखते हो, तो हमको सिंसियरिटी के मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैं सिंसियर दिखने वाला लेकिन थोड़ा उछल कूद करने वाला बच्चा था स्कूल में। हाँ, मैं यही जानना इंटरेस्ट चाह रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था बहुत, और बाकी पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा ही था, लेकिन मेरी बाकी चीजों में भी इंटरेस्ट अच्छा हो करता था। मैं ड्रामा वगैरह, क्लब, और इधर जहाँ कोशिश होती थी कि क्लास से निकल के दूसरी चीजें करूँ, तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, क्योंकि पढ़ाई तो घर पे ही कर लेते थे थोड़ी बहुत जो होती थी। तो विवेक, वो कई बार होता था ना कि जब हम स्कूल में रहते थे और हमारे लिखते पेंसिल से लिख रहे हैं और गलत लिख के रबड़ नहीं होती थी, फिर मिटाते कैसे थे, उसको याद है? उसको मिटाते तो वैसे कुछ याद नहीं है भैया, धूप से मिटा देते थे कभी हो गया तो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और पता चल धूप जाता से कि तुम से मिटाया हुआ है वो। हाँ, वो काला धब्बा पड़ जाता था वहां पर, बाकी तो फिर और किस चीज से ऐसे मिटाया नहीं। अरे रबड़ वही है, वही एक तरीका बचता, वही एक तरीका रहता था, मैं वही जानना ही चौक चाहता लगा था। देते थे बहुत बार वहां पर हम लोग, चौक या तो मिल जाता था तो वाइट वाइट चौक लगा के उसमें व्हाइटनर लगा देते, कुछ जो मिला सफेद, कहते भी सफेद कर दो उसको। यस यस यस। जी कॉलेज के टाइम पे इंजीनियरिंग एक अपने हर व्यक्ति के जीवन का, स्टूडेंट की लाइफ में इंजीनियरिंग वाला जो फेज होता है वो कभी आदमी नहीं भूलता है। आप उस फेज को कैसे जी। याद करते हैं, उस इंजीनियरिंग के टाइम के? इंजीनियरिंग का फेज भैया बहुत कुछ सिखाया मुझे। मुझे एक्चुअली में जो लाइफ का एक पर्सपेक्टिव था, वो मुझे आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लाइफ में मिला। मैं एक तो जब कोटा से आया था पढ़ाई करके, तो मेरा एक एम कुछ ऐसा भी हो गया था दिमाग में कि अभी मैं बहुत पढ़ के आया हूँ तो मुझे थोड़े मजे भी करते हैं कॉलेज में, तो मैं थोड़ा मजे मस्ती भी करता था। लेकिन फिर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे लाइफ में, कॉलेज में हम लोग का एक बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था, अमरेज करके। तो वो अभी रहे नहीं है, ही इज नो मोर। ओ। मतलब he died when we were in second or third year I guess। ओ। तो मेरी एक दोस्त और एक और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसका बर्थडे था, तो हम लोग उसकी पार्टी के लिए गए हुए थे। एंड उसे क्या बोलते हैं, उसे हार्ट सीजर सीजर अटैक आया था, और उसे हम लोग कोशिश की हम लोगों ने हॉस्पिटल तक ले जाने की, बट हम जब हॉस्पिटल ले गए थे तो उसे मतलब मृत घोषित कर दिया गया। तो वो एक बहुत लाइफ टर्निंग इवेंट था, जिसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ बहुत बदल गया था। मैं एक तरीके से, मैं पहले बहुत ज्यादा प्लान करके चीजें करता था, लेकिन उस मूवमेंट के बाद से मैंने थोड़ा सा लाइफ को डे बाय डे जीना चालू कर दिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं, और ऐसे करके। लेकिन और इस मेरे एक पर्सपेक्टिव की वजह से एक एक जगह से जहाँ मैं, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक वो भाव आया है, कनेक्शन का मार्मिक भाव जो होता है वो थोड़ा आया है। तो वो मुझे कहीं कई बार प्रोफेशनल लाइफ में एक टर्म्स में वीक भी बना देता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वो भाव। मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे कुछ बोलने हैं, कुछ करने से किसी को कुछ अच्छा होता है, तो मुझे अच्छा लगता है वैसे करना। और बाकी वही है, नहीं सकता। और अभी भी मैं उस दोस्त की फोटो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी वो हमारे बीच कहीं है, इतना मतलब। एंड ही वॉज, वो हमारे बीच में सबसे अच्छा इंसान था वो हमारे बीच में, मैं ये कह सकता हूँ। और भगवान ने उसे सबसे जल्दी बुला लिया, तो वो एक इंसिडेंट नहीं भूल सकते। बाकी तो जो हंसी मजाक और कॉलेज की जो लाइफ होती है, लोग इधर उधर मजे मस्ती करना, वो तो नॉर्मली होता था मेरे साथ। विवेक, ये नॉर्मल एक जो आपने किया कि कोटा गए फिर इंजीनियरिंग में आए, तो कोटा में सक्सेस का जो रेशियो इतना कम क्यों है? कोटा में भैया मुझे लगता है कि लोग सक्सेस का रेशियो होने की वजह है कि लोग एक भीड़ चाल में चलते हैं ज्यादा। मतलब वहां पर जो फोकस होता है वो लर्निंग की जगह पर, मतलब आपको मैं कह आप एक तरीका होता है जब आपको आपकी एक पोटेंशियल पता होती है और आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर एक तरीका होता है कि आपको दिखाया जाता है कि आप वहां पर है, वो लड्डू दिखाने वाली बात होती है कि इस कोचिंग में 10 टॉपर दिए हैं तो आप इस कोचिंग से पढ़िए। लेकिन जब आप उस कोचिंग में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर 10,000 और आपके जैसे बच्चे हैं जो वही एक सपना लेकर आए हैं, और वहाँ पर 30 टीचर हैं जो उन 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो या तो आप में अगर उतनी कैपेबिलिटी, तो आप दिन रात मेहनत करके आप एक लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन जैसे कि हर किसी का बौद्धिक स्तर एक बराबर नहीं होता, हर किसी को सेम
कंसेप्ट उतना जल्दी या उतना पहले समझ में नहीं आएगा। सबकी अपनी अपनी एक स्पीड और लेवल होता है पढ़ने का, ग्रास्प करने का। तो उन चीज़ों को एक हद तक ध्यान दिया जाता है, फिर लेकिन एक हद के बाद ध्यान नहीं दिया जाता। तो कहीं न कहीं लोग फिर एक थोड़ा-सा डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं, या फिर गलत आदतों की तरफ बढ़ने लगते हैं, एक लत की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो उनको एक कहीं न कहीं उनको सुकून, उन्हें लगता है कि उनका सुकून यहीं पर है। वो अगर और कुछ नहीं कर सकते, या कि वो टॉपर नहीं बन सकते, या कि कहीं पर आ नहीं सकते, तो मैं ज़्यादा बेटर। तो मतलब है, वहाँ पर एक आपको माहौल तो मिलता है, लेकिन उस माहौल के साथ आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी मिलते हैं, जो कि एक उस कच्ची उम्र में लोग तो समझ नहीं पाते। आपको क्या लगता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज जो आप आईआईटी क्लिक नहीं कर पाए? मेरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज़ अगर मैं कहूँगा जिसकी वजह से मैं आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया, तो वो मेरा डेडिकेशन ही होगा। कि शायद मैं और ज़्यादा फ़ोकस्ड वे से अगर मैं पढ़ पाता, या मैं जो मैं पढ़ रहा था उस चीज़ को मैं ज़्यादा बेटर रिटेन कर पाता, या अंडरस्टैंड करके अपने मतलब समझ पाता चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी, तो मैं शायद टॉपर होता। या कि एक मेरी दूसरी और जो मुझे लगता है मेरी कमज़ोरी रही है हमेशा से ही, जो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वो मेरा टाइम मैनेजमेंट है। तो ओहो! टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो सबके पास होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो मैं कहीं न कहीं वो उस फ़ील्ड में लैक करता हूँ। तो अगर मेरे पास बेटर टाइम मैनेजमेंट होता, तो मैं बेटर तरीके से चीज़ों को प्लान कर पाता, पढ़ पाता और बेटर तरीके से रैंक कर पाता। या वेल डन, वेल डन। विवेक, मैं जानना चाहूँगा देश दुनिया में ऐसी कौन सी पर्सनालिटीज़ है जो आपको इंस्पायर करती हैं? जो आपके आइडियल कौन-कौन से हैं? मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग जो पर्सनैलिटीज़ लगती हैं, उनमें से सबसे जो एक जिनको मैं एज़ अ रोल मॉडल फ़ॉलो करता हूँ, तो वो एक स्टीव जॉब्स है मेरे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। मुझे स्टीव जॉब्स का रोल, मतलब जैसे उन्होंने एक एप्पल को एक ब्रांड बनाया है, जो उनका एक विज़न था, जैसे उन्होंने शेप मोल्ड किया कंपनी को, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आई हैव लिस्टेंड टू, मैंने उनके बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ सुने। उसके अलावा मुझे एलॉन मस्क फ्रॉम, जो आजकल के नए उभरते लोगों में से हैं, तो एलॉन मस्क स्पेसएक्स के, वो पसंद है। स्वामी विवेकानंद मुझे काफ़ी पसंद है। मैं जब स्कूल में था, जब मैं कोटा में था, तो मैं स्वामी विवेकानंद के जो शिकागो स्पीच है, वह उसका कहीं से ऑडियो निकाल के मैं सुना करता था। तो मुझे स्वामी विवेकानंद नॉलेज तो नहीं है इन सभी लोगों के बारे में, लेकिन इनका व्यक्तित्व तो मुझे बहुत मतलब खींचता है अपनी ओर, अगर आप बोलेंगे। मुझे जो उसी प्रकार से जो गुरुजी हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, तो वो जब बात करते हैं, बोलते हैं, तो उनका एक व्यक्तित्व होता है जो आपको खींचता है अपनी ओर। तो मुझे ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो बहुत चीज़ें बिना बोले कर सकते हैं, जिनके होने मात्र से एक फ़र्क पड़ने लगता है माहौल में या एनवायरनमेंट में। तो मैं हमेशा से वैसा बनना चाहता था, मे बी इसलिए, या मैं कहीं न कहीं उन लोगों को उन लोगों में अपने आप की कहीं एक छोटी-सी छवि देख पाता हूँ किसी भी रूप में, या शायद इसलिए यही लोग हैं जो महात्मा गांधी के बारे में मेरे बहुत बायस्ड मेरा व्यूज़ यही थे, तो मैं प्रश्न अभी था, महात्मा मैं गांधी यही के पूछने वाला था विवेक, कि आज की युवा पीढ़ी गांधी जी की बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपका क्या इसमें राय है? मेरा अभी गांधी जी के बारे में मैं अभी तो नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी बहुत जो मैंने पढ़ा है महात्मा गांधी जी के बारे में, वो मैंने किताबों में पढ़ा है जब मैं छोटा था। तो और वो चीज़ें बहुत ऊपरी लेवल पर बात करती हैं। वो एक गाइडिंग लेवल पर बात की नहीं जाती गांधी जी के बारे में। गांधी जी का दांडिया आंदोलन बताया जाता है, लेकिन इस दांडिया आंदोलन के पीछे कितनी क्या-क्या चीज़ें हुई, कैसे हुई, क्या मनोभाव थे, लोग क्यों जुड़े एक इंसान के पीछे इतना, वो नहीं कोई बता पाता गहराई से। तो मैं अभी उनकी एक आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, तो मे बी मेरे वो जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूँगा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट होगी, तो मुझे लगता है कि मैं तब बेटर तरीके से इस बात का जवाब दे पाऊँगा। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ विवेक? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे लगता है, वो मेरी क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव प्रोसेस है, जो मुझे या लगता है। मुझे अब भी ये है मुझे या भी नहीं, ये तो लोग बताएँगे। मैंने बिल्कुल कई बार अनुभव किया, आपकी क्रिएटिविटी अद्भुत है। आप दोनों भाइयों की क्रिएटिविटी बहुत बहुत बढ़िया है। और जी। क्रिएटिविटी का और कोई बात? मुझे लगता है कि मेरी और जानने की जो चाह है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। मुझे मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ, तो मैं एक बहुत ही दब्बू किस्म का इंसान था, बहुत अर्ली डेज़ में, अपने छोटे में बचपन में, और मुझे बाहर निकलना बहुत
या लोगों से एकदम से भीड़ से बात करना मुझे थोड़ा घबराहट होती थी। आई वॉज इंट्रोवर्ट आप बोल सकते हैं। लेकिन मैंने खुद ही खुद को कहीं ना कहीं बदल बदल के फिर एक एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट किया है। तो उसके पीछे छोटे छोटे थॉट प्रोसेसेस है। मैं लोगों को बहुत छोटी छोटी उसमें एनालाइज करता हूँ। मतलब मैं जब किसी से मिलता हूँ और मुझे कोई चीज किसी के बारे में अच्छी लगती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज मेरे अंदर भी आ जाए। और जब मैं वो चीज को सोचता रहता हूँ और एक अल्टीमेटली मैं कुछ टाइम बाद जब मैं पाता हूँ कि एक्चुअली में मेरे अंदर भी वो चीज आ गई है। तो इसी का एक एग्जांपल है कि एक बारी मैं और पिताजी और एक दोस्त हमारे, हम लोग कहीं पर जा रहे थे गाड़ी से और किसी काम के लिए। तो वो जो दोस्त है वो उसके घर में बिजनेस था, ही इज अ बिजनेसमैन, तो वो भी हैंडल करता है। तो उनको किसी क्लाइंट का कॉल आया एक बार बीच में ही हम लोग के जाते समय। तो क्लाइंट से बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, एक बड़े अच्छे तरीके से, एक जो भाव होना चाहिए आप बात करते हैं कस्टमर से। तो पिताजी ने एक बार फिर मुझे बताया और बोला कि ये देखो, मतलब ये जैसे बात करते हैं ये एक सही तरीका होता है एक क्लाइंट से बात करने का। तो वो चीज मेरे अंदर कहीं ना कहीं रह गई कि ये अच्छा, ये आइडियल तरीका है या ये बेस्ट तरीका है। ऐसे आप अगर बात करेंगे तो लोग आपकी बात ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। फिर मैंने कुछ किया नहीं उस बात के बारे में, बस मैं उस चीज को सोचता गया, मैं बार बार उस चीज को रिपीट करता गया माइंड में कि अच्छा ऐसे बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं। और फिर मैं आज देखता हूँ कि कई बार मैं खुद को उस तरीकों में बात करते हुए पाता हूँ बहुत लोगों के साथ। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मेरी एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उनके और में है। आपने बताया कि आपकी कमजोरी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाना है, राइट? इसके जी अलावा जी। और क्या कमजोरी पाते हैं? कमजोरियों में तो मेरी कमजोरी है बहुत, क्या आप कह सकते हैं, मेरा जो ध्यान होता है वो बहुत कम कम समय के लिए किसी एक चीज पर मैं फोकस कर पाता हूँ। मेरा हाँ। मन विचलित बहुत जल्दी हो जाता है। मैं कोई एक चीज पकड़ता हूँ और जब मैं कोई चीज उठाता हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि हाँ मुझे ये करना है और मैं पूरा सब कुछ झोंक देता हूँ उसमें। लेकिन मैं जितना जल्दी एक्साइटेड होता, डिवोटेड होता हूँ, उतना ही जल्दी मैं उस चीज से बोर होकर दूसरी चीज पे भी जाने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक चीजें हैं जिनमें मैं मतलब मुझे लगता है कि मुझे काम करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट पे क्या वगैरह। विवेक, क्या ये जो आदत है नई नई चीजों का, ये कॉलेज लाइफ में, ये फ्रेंडशिप में भी ऐसा ही था क्या? कॉलेज लाइफ में भी जी कह अरे सकते मेरा हैं। प्रश्न थोड़ा और स्पेसिफिक, मतलब सहेलियां बनाने में भी कुछ ऐसा क्या था आपका? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये मैं तो इस मामले में तो मैं हमेशा से ही अनबायस्ड रहा हूँ। मेरे दोस्त तो में मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये वो लड़का है या लड़की है। मैं वाह। लड़कियों को भी उतना ही अपना दोस्त मानता हूँ जितना लड़कों को मानता हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है आज के टाइम पे वो एक लड़की है। और जितना अच्छे से वो मुझे समझती है और गाइड कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई है। मेरे बहुत सारे और अच्छे दोस्त भी हैं और मुझे गाइड भी करते हैं। लेकिन वो एक जो बेस्ट फ्रेंड का जो एक हक होता है कि जो आपको आपके खराब मूड के बावजूद आपको डांट सकता है, कि आपका मूड खराब है लेकिन वो आपको डांट के समझाएगा। तो मैंने कभी इन चीज में बायस नहीं रखा। मैं सबको, जो भी लड़का है लड़की हो, सबको बराबर लेवल पे देखता था। बराबर लेवल पे मुझसे कोई सजेशन मांगता था तो मैं देता था, समझाता था। अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करता था कि अच्छी चीजें ही बताऊं। और लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता था कि मैंने किसी को कुछ बताया हो, उन्होंने कुछ अलग समझ लिया हो या बोल दिया हो। लेकिन मैं इस मामले में तो मैं कहूंगा कि हमारे घर में भी मोस्टली मैं वो काफी ओपन रहा हूँ बचपन से। तो मैं कभी इन विवेक, सब चीज अभी में हर युवा के व्यक्ति के जीवन काल में एक समय आता है जब जी उसे किसी से प्यार होता है, प्रेम होता है। जी जी, ये भी आया समय, हमारे जीवन में भी आया। एक थी, हमारे जीवन में भी एक थी जिनसे हम प्यार करते थे। और फिर हो गया, लाइफ मूव्ड ऑन मैं कह सकता हूँ अभी, वेरी क्योंकि गुड। मैं ज्यादा उस बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी बिल्कुल, वेरी शी गुड। हैज मूव्ड ऑन विद हर लाइफ, तो मुझे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। और अभी है सब वेरी गुड, ये सब बहुत अच्छी बढ़िया बात है। है। नहीं, ये बहुत समझदारी की बात है। नहीं तो आज की युवा एक ब्रेकअप हुआ और फिर उसके बाद अपना जीवन दांव में लगा देते हैं। तो वेरी गुड। नहीं, ये तो विवेक, नहीं। हम मतलब स्पेसिफिकली राजनीतिक पार्टियों की बात ना करते हुए आप देश की राजनीतिक स्थिति कैसे देखते हैं इस टाइम पे? इस टाइम पर मेरे हिसाब से अगर आप राजनीतिक स्थिति को देखेंगे तो
एक पॉजिटिव माहौल है। अगर आप बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देखेंगे एक सर्टेन लेवल तक। नेगेटिव एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि जॉब्स नहीं है लोगों के पास, और जॉब जा रही है। कोविड-19 की सिचुएशन इतनी बढ़ी हुई है उसकी वजह से, तो एक मार्मिक हालत बनी हुई है। हर जगह पर लोग परेशान हैं, मौतें हो रही हैं हर जगह पे, जिसकी वजह से और ज़्यादा लोग डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, और नेगेटिव क्राइटेरिया मतलब नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं सब जगह से। तो आपने न्यूज़ में भी, मुझे एक जो पॉलिटिक्स में मेरा ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं अपने जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैं बताऊँ तो मुझे पॉलिटिक्स का मतलब ये समझ में आता है कि जब आप करप्शन है अपने यहाँ पर, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता, तो आप, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि आप करिए। आपके पास एक्स्ट्रा बचता है तो आप रखिए पैसा, लेकिन आप एटलीस्ट वो काम तो करिए जिसके लिए आपको लोगों ने चुना है या दिया गया है, आपको इतना भरोसा करके लाए हुए हैं। मुझे लगता है कि आज की पॉलिटिक्स में से वो जो करने की चाह थी, जो देश को बढ़ाने की चाह थी, वो कहीं न कहीं खत्म हो चुकी थी, जो अभी ऐसा धीरे-धीरे मुझे लग रहा है कि वापस आएगी। अपने देश के बारे में क्या सपने हैं? कैसा अपने हो अपना देश के देश? बारे में तो मैं चाहता हूँ भैया कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को नीचे खींचने की जगह अगर बढ़ाने लगेंगे तो देश काफी जल्दी आगे बढ़ सकता है। इंडिया में टैलेंट किसी लेवल पे कोई कमी नहीं है। इंडिया में सिर्फ अगर कमी है तो वो मैं कह सकता हूँ कि उन लोग, इंडिया में भी वही कमियां हैं जो मेरे अंदर कमियां हैं। टाइम मैनेजमेंट और स्किल मैनेजमेंट की कमी है इंडिया में। आपके पास एक स्किल है, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, या आप, आपकी जो गवर्नमेंट है आपके अंदर जो स्किल है उसको यूज करके आपको सही डायरेक्शन नहीं दे पा रही है, तो वो एक कमी है जो गवर्नमेंट का काम भी है। अपना एक इंडिया एक रूरल देश है, गांव में बसते हैं लोग ज्यादातर पॉपुलेशन। एक कृषि वाला देश है जहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि उद्योग में ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मुझे लगता है पहली बात तो कि एक कृषि के ऊपर अलग से एक बजट होना चाहिए जो एलोकेटेड होना चाहिए, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिया में। तो एक बजट हो जो स्पेशली कृषि की तरफ ध्यान दे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, ना कि सिर्फ तब सुने जब आत्महत्या कर रहे हैं कृषि और किसान मर रहे हैं, जबकि हर समय सुने, क्योंकि वही लोग हैं जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सच में, एक कुछ बिल्कुल। जो जो ऐसी कंडीशन बन जाती, जो लोग आपका पेट भर रहे हैं आप उन्हें ही, वो खुद भूखे सो रहे हैं, ऐसी स्थिति आप पैदा कर दे रहे हैं अगर देश, इस तो फिर वो कोविड टाइम में, जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, हम थोड़ा बहुत जो स्टैंड है उसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। एटलीस्ट खाने के लायक किसी नहीं पड़े इस कठिन समय में भी। जी जी यस जी विवेक, जी आपको, बिल्कुल आप बिल्कुल। अपने आप को आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद कैसा देखते हैं? कहाँ देखते हैं? क्या है स्टेट पहुंचना चाहते हैं? मेरे अभी प्रोफेशनल गोल्स तो मैं कहूँगा कि अभी आई एम स्टिल फिगरिंग आउट। मेरा एक प्रोफेशनल गोल मुझे बहुत क्लियर है कि मैं एक कुछ सालों तक और काम करना चाहता हूँ। लगभग कह दें कि अभी मैं 27 साल का हूँ, तो अब टिल 38-40 मैक्स टू मैक्स मैं काम करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ, मुझे लिखना है, ये इस चीज़ का मुझे नो डाउट है। और मैं अभी भी लिखता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं अभी नहीं लिखूंगा तब तक नहीं लिखूंगा, 35 साल 36 साल में ही लिखूंगा। मैं अभी भी लिखता हूँ और मैं लिखना चालू रखूंगा। लेकिन मेरा गोल है कि एक टाइम के बाद मुझे फिर और कुछ नहीं करना है, मुझे एक सेल्फ डिपेंडेंट, मैं, मुझे एक बिजनेस के थ्रू या सोर्स ऑफ इनकम मुझे रेगुलर तब तक कैसे भी बनानी है जहाँ से मुझे एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम आ रही होगी, लोग मैनेज हो पा रहे होंगे सब, और उसके बाद फिर मैं अपने आप को शायद 3 महीने की छुट्टी पर ले जा पाऊंगा कहीं पर, और मैं सिर्फ अकेले में बैठकर लिख पाऊंगा चीजें जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर है बहुत चीजें जो मैं लिखना चाहता हूँ, जिन बारे में बात करना चाहता हूँ। सोशल चीजें, पर्सनल चीजें, देश के बारे में चीजें जो बहुत हैं, जो अंदर ही रह जाती हैं। और मैं, क्योंकि उतना अच्छा नहीं हूँ एक्सप्रेस करने में, मैं बहुत बार नहीं, बोलने में मैं उतना नहीं बोल पाता जितना मैं लिख कर बता सकता हूँ। तो ये भी एक कमी है मेरे अंदर, आप कह रहे हैं अगर। नहीं, ये बहुत बड़ी खूबी है, आप राइटर हैं विवेक, ये बहुत अच्छा है। और आपने वैसे भी कई सारे ये ई प्लेटफॉर्म में बहुत सारे बुक्स आपने ऑलरेडी पब्लिश किए हैं। विवेक, जी टफेस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, योर लाइफ? जी। टफेस्ट टाइम मेरे लाइफ का, दो टाइम मैं कह सकता हूँ कि दो बार मुझे मतलब एकदम हताश हो चुका था मैं। एक तो कॉलेज के एंड में जब हम लोग सब दूर हो रहे थे, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब बहुत हताश था, क्योंकि इस समय मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी।
तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आदत हो गई थी मुझे पर्सन देयर वर सम पीपल इन लाइफ जिनसे मुझे सपोर्ट की बहुत आदत हो गई थी। तो मुझे अलग होना बहुत मतलब अखर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही कहा है, लेकिन मैं अदर देन फैमिली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एक सोशल और पर्सनल लाइफ में जो फैमिली से अलग होती है, तो वहाँ पर मुझे उस चीज़ का थोड़ा-सा एक लगा था। और दूसरा जो अभी रिसेंटली हम लोग ने स्टार्टअप किया, बिज़नेस किया, तो उसमें बहुत उतार-चढ़ाव आए। तो कई बार होता था, कई बार अंदर से इंसान पूरा टूट जाता था, तो लेकिन मेरे भैया थे साथ में, तो भैया हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। मेरे लाइफ में जो भी मैं अभी कर रहा हूँ या करने की सोचता हूँ, तो उसमें मेरे भाई का, मेरे भैया का बहुत हाथ है, क्योंकि वो हमेशा एक रेज़ोल्यूट जो एक पिलर होता है, जो मिलना चाहिए आपको, आप कुछ भी चाहते तो वो बन के खड़े रहे हैं मेरे पीछे कि हाँ, तुझे जो भी करना है तू कर, मेरा सपोर्ट है तुझे अनबायस्ड, अनफ़िल्टर्ड तरीके से। तो वो जो एक सपोर्ट होता है कि हाँ, आपके पास पीछे गिरने को एटलीस्ट एक गद्दा तो है, तो वो गद्दा उन्होंने हमेशा प्रोवाइड करके रखा था मुझे, तो मैं बेझिझक जो मेरे मन में आया मैं करता रहा। बहुत गलत किया, बहुत सही किया, बहुत सीखी चीज़ें लाइफ में, लेकिन हताशा हुई, निराशा हुई, अच्छे दिन भी देखे, बहुत अच्छे दिन भी देखे, सब अप्स एंड डाउन। तो वही कहूँगा। और फिर वही जो मैंने आपको बताया कि मेरा एक जो लव लाइफ थी वो जब ब्रेकअप हुआ, तो उस टाइम में एक पीरियड था कुछ महीनों का जब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता था, 3-6 महीने। तो मैं गलत आदतों में भी जुड़ गया था, मेरी गलत लतें लग गई थी, मैं बहुत सारी चीज़ें गलत करता था, जो वही चीज़ें जो मैं कॉलेज टाइम में कहता था कि ये कौन करता है, ये कोई करेगा भला, ये तो खराब लोग होते हैं। और मैंने कुछ टाइम बाद पाया कि मैं उन खराब लोगों में शामिल हो चुका हूँ, जो वही चीज़ें कर रहा है, जो कुछ सालों पहले तक मना करता था लोगों को। तो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में वो बुरी तो लगती थी चीज़ें, लेकिन ज़माने को दिखाने के लिए कभी बोल नहीं पाया खुल के। तो लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उन सारी चीज़ों से मुक्त हूँ, तो एक अच्छा भी लगता है कि मैंने एक कठिनाई का दौर था, उसको ऊपर आके खुद को एक एस्टेब्लिश कर लिया कहीं पे, या कुछ कुछ नहीं पाके भी कुछ पा लिया है जीवन में कि हाँ, मैं खुद को पा गया हूँ फिर से, जैसा था वैसा ही। और उसमें आपका तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि आपका कितना बड़ा योगदान है। आपने अगर नहीं गाइड किया होता तो मैं आज यहाँ पर होता नहीं, इस तरह से बैठा नहीं होता, बोल नहीं रहा होता। आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी, और आर्ट ऑफ लिविंग और आपका तो मैं मतलब जितना शुक्रिया अदा करूँगा उतना कम है भैया। यस विवेक, आप आर्ट ऑफ लिविंग के एक योद्धा हैं, गुरुदेव के योद्धा हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग को कैसा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं विवेक? भैया आर्ट ऑफ लिविंग में मैं कहूँ तो मैं अगर एकदम फ्री फ्लो तरीके से बोलूँ तो मैंने शुरू में आर्ट ऑफ लिविंग का पहला कोर्स किया था, वो भी आपके और भैया के कहने पे ही किया था मैंने, जब मैं हाँ। कोटा में था 11th क्लास में 2009 में। पहला आर्ट ऑफ लिविंग का मेरा ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम, जो उस टाइम पे बेसिक पार्ट 1 कोर्स हुआ करता था, ऑफलाइन उस टाइम ऑफलाइन पे हुआ उसका होगा नाम उस टाइम पे। बेसिक पार्ट 1 कोर्स यस। हुआ करता था जी, ऑफलाइन में। तो वो मुझे मेरे कोचिंग के बाजू में एक बिल्डिंग थी, वहां पर करवाया था। हम माँ बोलते थे, जो हमारी टीचर थी उनको, हम छोटे छोटे बच्चे थे तभी तक। तो वो जो एक एक्सपीरियंस था वो लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार अपने लाइफ में अपने बॉडी के एनर्जी को फील किया था। एक्चुअली में मैं फील कर सकता था कि मेरे बॉडी में हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। हाँ, मेरे अंदर भी एक अलग टाइप की एनर्जी है जो बह रही है, और मैं महसूस कर पा रहा था उस एक्सपीरियंस में। उस दिन के बाद मैं कहूँगा कि मैंने उसे कुछ दिनों तक फॉलो किया। फिर धीरे-धीरे, जैसा कि मैंने बताया कि कॉलेज और उन बाकी दौर में मैंने सुदर्शन क्रिया और बाकी चीज़ें करना छोड़ दिया था। शायद उसी वजह से, क्योंकि छोड़ दिया था तो नेगेटिव चीज़ें बढ़ती गई लाइफ में और पॉजिटिव चीज़ें कम होती गई। लेकिन अभी जब से मैंने दोबारा करना कोशिश किया है, तो मैं उसकी वैल्यू और समझ पा रहा हूँ, और ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा हूँ। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि क्यों लोगों को सुदर्शन क्रिया जैसी चीजें करनी चाहिए, क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, क्यों लोगों को गुरु की आवश्यकता होती है, क्यों आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी अगर आपके ऊपर एक गुरु नहीं है तो आप सबसे बड़े नादान हैं दुनिया में। क्योंकि आपको जो एक गाइडिंग लाइट जो चाहिए, आप तो अपनी चीजों को हमेशा एक बायस तरीके से ही देखते हैं। आपको जो भी आप जो करेंगे, मुझे मैं अगर कोई चीज करूंगा तो मुझे वो अच्छी लगेगी, मुझे कभी बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने की है वो चीज। तो आपको कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको अनबायस्ड या एकदम अनफिल्टर्ड तरीके से बता सके कि भाई ये गलत है, ये सही है, सत्य ये होता है, असत्य ये होता है, जीवन जीने की कला ये है, ऐसे जियो, ये रास्ता गलत है। तो गलत सही गलत के चुनाव करना और ऐसी चीजों के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो मुझे लगता है जिन चीजों में
आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत ही समृद्ध और मतलब बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर वो एनजीओ के थ्रू, अपने एनजीओ के थ्रू काम भी करते हैं, एजुकेशन देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी सारी स्कूलें हैं उनकी। लोगों को इस कोविड-19 के दौर में घर पहुंच कर मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया करवा रहे हैं, जिससे मुझ जैसे लोग जो डिप्रेशन में घुस चुके थे, वो निकल कर आज इतने अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हैं और उभर पा रहे हैं। तो हाँ मुझे नहीं विवेक, लगता। थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे कि इस जो कठिन दौर में आप डिप्रेशन में लगभग जा चुके थे, उस टाइम पे सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग ने कैसे आपकी हेल्प की? संक्षिप्त में बताएं। ये भैया अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 1 डेढ़ महीने पहले की बात होगी है कि कोविड-19 जस्ट लॉकडाउन चालू ही हुआ था, तो शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया तो मैं और मेरे भैया 2 लोग थे और एक भैया का और दोस्त था, वो तीनों हम लोग रहते थे एक घर पे। मेरा ऑफिस का काम था तो बहुत ज्यादा काम हुआ करता था और बाहर जाना जाना नहीं होता था, आलस भरा रहता था दिन भर। और एक अंदर ही रहते रहते घर के एक बहुत ही अजीब सा मेरे दिमाग में चीजें चलने लगी थी। बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, मुझे कोई अच्छा भी बोलता था तो मुझे लगता था ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है या मेरे बार मजाक कर रहा है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें नेगेटिव थॉट, इवन एट अ पॉइंट मुझे सुइसाइडल थॉट भी एक पॉइंट पे आने लगे थे। तो वो एक खराब दौर था और उस दौर में मैंने सबसे पहले, शायद आपको ही भैया ने फोन लगाया, मैंने आपसे ही बात की, तो आपने मुझे, तो ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम किया मैंने, फिर से एडवांस कोर्स किया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सुदर्शन क्रिया और ऑनलाइन एडवांस कोर्स जो मैंने किया, अगर वो उस टाइम पे मुझे नहीं मिल पाता, तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी फिलहाल डिप्रेशन में होता, और इतने गहरे डिप्रेशन में होता है कि शायद मैं सही गलत और असल जिंदगी और दूसरी अलग जो व्यवहारिक जिंदगी है उसमें फर्क करना महसूस नहीं कर पाता, ऐसा मुझे लगता है कि नहीं कर पाता मैं। तो सुदर्शन क्रिया से मैं कह सकता हूँ कि एक चैप्टर चालू है मेरे लाइफ का, एक चैप्टर जो कि कहीं पर बंद हो गया था बहुत पहले, एक कॉलेज के पहले कहीं पर। मेरा एक विवेक तिवारी था जो पहले था, और वो विवेक तिवारी की किताब अब जाके पलटी है जब उसने दोबारा सुदर्शन क्रिया करना चालू किया और मेडिटेशन चालू किया। वो किताब के पन्ने पलटे नहीं है बहुत सालों से, वो अब पलट रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हाँ, गुरुदेव कहते हैं वो पन्ने पलटते रहने चाहिए। हैं। पानी को बहते रहना चाहिए, किताब के पन्ने बदलते रहना चाहिए, और जी सत्संग चलता रहना चाहिए। जी भैया। विवेक, मेरा कुछ आखिरी कुछ प्रश्न है आपसे जी कि बताइए। जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे आप अभी जीवन में एक चाह है कि मैं उससे फिर से जुड़ जाऊं, मैं उससे जीवन में फिर से कनेक्ट हो जाऊं? कोई है ऐसा? जीवन में ऐसा कोई नहीं है, मैं जिन लोगों से भी उनसे सबसे कनेक्टेड हूँ। मैं पहले कुछ समय पहले तक मैं बहुत ज्यादा लोगों में घिरा हुआ था, लोगों से, तो मुझे बहुत फर्क भी पड़ता था लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन इस समय आप कह सकते हैं कि आई एम एट पीस। मुझे बहुत ज्यादा बिल्ड की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों को जुड़ना होगा वो मेरी जिंदगी से अपने आप आकर जुड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं पर मिल जाएंगे रास्ते। यस। और जिन लोगों का नहीं मिलना होगा तो नहीं मिल पाएंगे। और मुझे इस तो कोई दिमाग और खराबी है, जो मैंने बोला था ना कि मैं खराबियों का ही भंडार हूँ, तो मेरे अंदर पीपल मैनेजमेंट भी एक कमी है, जो मैं लोगों को अपने लाइफ में जो लोग हैं उनको मैनेज नहीं कर पाता। तो कई बार मैं शो नहीं कर पाता लोगों को कि वो कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में, कितने नहीं है। तो ऐसी कुछ विवेक, चीज। जी मतलब कोई ऐसी बात, मतलब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अभी तक ऐसा अंदर हो गया होगा जो आप बोलना चाहते हैं, ना मैंने प्रश्न पूछा है लेकिन आपको जवाब देने की इच्छा है, ऐसी कोई बात है आपके अंदर? थोड़ा आग बंद करके चाहे थोड़ा सा ऐसे सोच के बता सकते हैं, तो वो अभी एक्सप्रेस तो कर। भैया एक ऐसी, मैं आपको कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति है मेरे जीवन में जिससे मेरा एक बहुत अलग कनेक्शन है लाइफ में। तो मैं एक पॉइंट पर उनके साथ अपना लाइफ कह सकते हैं कि आप मैं देख पाता था, लेकिन अभी वो नहीं हो पाता है, शायद वो मुश्किल भी है होना। तो वो चीज़ कहीं न कहीं अखरती है, लेकिन वो इस हद तक नहीं अखरती कि मुझे उससे अब एक अलग टेंशन में फ़र्क पड़ता है। मैंने उस चीज़ को कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लिया है अंदर ही अंदर। तो उस चीज़ की वजह से परेशानियाँ तो नहीं होती, लेकिन हाँ, वो चीज़ कभी-कभार आ जाती है मन में, तो फिर मन विचलित हो जाता है। बाकी बैंगलोर उसके अलावा जी।
हाँ हाँ, बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए विवेक। के अलावा भैया एक जो चीज है, तो मुझे अब ये शायद अभी जो मैं रिसेंट फेज से गुजर रहा हूँ उसकी वजह से है या मुझे नहीं पता, कि मुझे खुद पर विश्वास तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था अभी बीच में कि जैसे लोगों को मुझ पर से विश्वास खत्म हो गया है, लोग उन्होंने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया है। तो ऐसा मैं पूछता हूँ तो हर कोई तो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मे बी कि जो फेज चल रहा था उसकी वजह से मुझे अभी ये कुछ कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है कुछ हद तक, लेकिन वो इस हद तक नहीं होती कि मुझे वो चीजें अब परेशान करते हैं। कहीं ना कहीं ये सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन करने का मुझे यही फायदा मिला है कि मैं अपना हुआ आगे लाइफ में एक वो जो पेशेंस होता है, पेशेंस गेन कर रहा हूँ धीरे धीरे, अभी तो आया नहीं उतना, लेकिन हाँ को गेन कर रहा हूँ धीरे धीरे, वो पेशेंस की बहुत जरूरत है। आर्ट ऑफ लिविंग के दूसरे वॉलंटियर्स के लिए क्या संदेश है आपका? आर्ट ऑफ लिविंग के दूसरे वॉलंटियर्स के लिए संदेश नहीं है, बस यही संदेश है कि काम करते रहें, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और नए लोगों को जोड़ते रहें। जो अगर लगता है किसी की मदद कर सकते हैं तो कभी उस चीज से कभी पीछे ना हटे, और कभी किसी के बारे में गलत ना सोचें। अगर आप गलत नहीं सोचेंगे, सामने वाला गलत सोचता है, सोचने दें। आप 4 बार 10 बार 20 बार अच्छा करेंगे तो हो सकता है सामने वाला भी अच्छा हो जाए, लेकिन आप अच्छा करते रहेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। तो ये एक चीज है जो आप हमेशा फॉलो करें, सब लोग जो भी हैं, और जितना हो सकता है जानवरों की मदद करें, उन्हें खाना देते रहें। वाह, वेरी गुड। कुछ लास्ट 2 क्वेश्चंस विवेक। आप जी भैया। मोटा होने के लिए क्या करने वाले हैं? मैं मोटा होने के लिए अभी भैया घर का खाना खा रहा हूँ दिन भर बहुत सारा, और क्रिकेट खेलता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि इसी में से मोटा हो जाऊं थोड़ा सा। एंड लास्ट क्वेश्चन, सबके लिए एक संदेश। सबके लिए तो भैया यही संदेश है कि लोगों के बीच में फर्क करना छोड़ दें। लोग लोग मैं एक तो मैं मुझे जो बहुत टाइम से मैं जो चीज एक चीज चाहता हूँ, जो मैं बदलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, वो है कि हमारे यहाँ पर गांव लेवल पे, जो हमारे खास करके हमारे एमपी में इधर पे जो सोसाइटी लेवल पे चीजें नोक जोक बातें होती हैं, वो बेसिकली एक फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशंस नहीं होते हैं, बहुत कम फ्रूटफुल या अच्छे कॉन्वर्सेशंस होते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो गप्पे होती हैं वो एक गप्पे कुछ फ्रूटफुल या अच्छी आदतों या कॉन्वर्सेशन में बदल जाए। तो उससे रिलेटेड अगर हम कुछ कर सकते हैं, हम जहाँ पर भी बैठे, तो अगर हमें बीज ही बोना है तो हम एक अच्छा कॉन्वर्सेशन ले जाए, कुछ एक अच्छी बात करें, साइंस की बात करें, अध्यात्म की बातें करें, जहां भी बैठे कुछ एक चीज अच्छी देकर आए, और एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जहां भी जाए बनाने की कोशिश करें, लोगों को हंसाएं, लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें चीजों के बारे में, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को लिखाएं, जो भी मतलब जहां भी आप किसी को, आपको अगर लगता है कि किसी चीज, कोई किसी चीज में छोटा है या कमी है, तो आप उसे उस चीज को वहीं तक ना छोड़ें, आप कोशिश करें कि कैसे आप एटलीस्ट उसे अवेयर करवा दें कि आप में ये कमी है और आप ये पूरी कर सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू विवेक, बहुत अच्छा आपके साथ चर्चा रही, और जी भैया, बहुत थैंक बहुत यू। कुछ जानने को मिला आपके बारे में। और ये हमारा आपका पार्ट 1 है इंटरव्यू। हम आज से 4 साल 5 साल बाद आपका पार्ट 2 इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि ये सीरीज आपने ही चालू की है विवेक। और हमारा और आपका यही मकसद मानना है कि हर व्यक्ति का अपनी एक लाइफ स्टोरी, हर व्यक्ति का संघर्ष यूनिक है, और उस इंस्पायरिंग होता है, मोटिवेशनल होता है सबके लिए। तो आपका लाइफ स्टोरी हम जान के बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशनल है। हम अगले हफ्ते फिर और किसी नए अपने आर्ट ऑफ लिविंग वॉलंटियर के साथ में होंगे। सो थैंक यू विवेक फॉर ज्वाइनिंग मी। एंड थैंक यू भैया, जय गुरुदेव। गिटार से खत्म करेंगे सेशन। जी, चलेगा।
थैंक यू विवेक। ध्यान रखिए अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया। थैंक यू विवेक। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।